नमस्कार और कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज 19 सितंबर 2025 है। पिछले 2 दिनों में देश की अदालतों और कानूनी गलियारों में काफी कुछ हुआ है। जी हाँ, काफी हलचल रही है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स, रेगुलेटरी बॉडीज तक कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम सामने आए हैं। बिल्कुल। आज हम इनमें से कुछ चुनिंदा और सबसे अहम खबरों पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, समझने की कोशिश करेंगे कि इनका मतलब क्या है और ये क्यों मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं। वहां से एक अहम निर्देश आया है जो सीधे तौर पर सिख समुदाय से जुड़ा है। हाँ, ये आनंद मैरिज एक्ट वाला मामला है। हाँ, अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सिख विवाहों के पंजीकरण के लिए नियम बनाने का निर्देश दिया है। ये क्या मामला है, थोड़ा विस्तार से बताएं। ये एक बहुत जरूरी निर्देश है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आनंद विवाह अधिनियम, जो कि 1909 का कानून है। अच्छा, 1909 का? काफी पुराना। जी हाँ, बहुत पुराना। तो उसके तहत सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगले 4 महीनों के अंदर नियम बनाए। 4 महीने की समय सीमा दी है? हाँ, 4 महीने। और दिलचस्प बात यह है कि ये मामला उत्तराखंड के एक वकील साहब की याचिका से शुरू हुआ। अच्छा। उन्होंने पाया कि उनके राज्य में इस एक्ट के तहत नियम ही नहीं बने थे। अरे जी, जिससे सिख जोड़ों को अपनी शादी रजिस्टर कराने में जाहिर है परेशानी हो रही थी। राज्य सरकार ने कुछ किया नहीं तो वो सुप्रीम कोर्ट गए। यानी कानून 100 साल से भी ज्यादा पुराना, लेकिन कई जगह उसे लागू करने के नियम ही नहीं थे। ये तो काफी अजीब है। बिल्कुल अजीब है। और इसका असर अब ये होगा कि देश भर में सिख समुदाय के लोग अपने विवाहों को इस विशेष कानून के तहत आसानी से रजिस्टर करा पाएंगे, जो उनके अपनी धार्मिक रीतियों और परंपराओं को मान्यता देता है। एग्जैक्टली। ये पर्सनल लॉ के कार्यान्वयन और क्या कहते हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों के लिहाज से एक अच्छा कदम है। ये दिखाता है कि सिर्फ कानून बना देना ही काफी नहीं होता। बिल्कुल। उसे जमीन पर उतारने के लिए नियम और इच्छा शक्ति भी चाहिए। सही कहा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट से एक और खबर है जो काफी चर्चा में रही। हाँ, वो सीजेआई वाली टिप्पणी। हाँ, मुख्य न्यायाधीश BR गवई की टिप्पणी। मध्य प्रदेश में एक मूर्ति पुनर्स्थापना मामले में उनकी वो देवता से पूछो वाली टिप्पणी, उस पर उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ा। हाँ, ये मामला दिखाता है कि अदालती कार्यवाही के दौरान कही गई बातों को किस तरह संदर्भ से बाहर निकाला जा सकता है, खासकर सोशल मीडिया के जमाने में। बिल्कुल। CJI गवाही ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और देखिए, महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बेंच पर जो दूसरे जज थे और सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी इस बात पर चिंता जताई कि कैसे टिप्पणियों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये है कि अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग और उस पर जो पब्लिक डिबेट होती है, वो कितनी जिम्मेदार होनी चाहिए। निश्चित रूप से यही सवाल है। देखिए, अदालतें अक्सर सुनवाई के दौरान कई तरह की मौखिक टिप्पणियां करती हैं। हाँ, वो तो बातचीत का हिस्सा होता है। जी, वो संवाद का एक हिस्सा होता है, अंतिम फैसले का हिस्सा नहीं होती हमेशा। लेकिन जब इन्हीं टिप्पणियों को बिना पूरे संदर्भ के फैलाया जाता है तो गलतफहमियां पैदा होती हैं। हाँ, और न्यायाधीशों पर अनावश्यक दबाव भी बन सकता है। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और सार्वजनिक विमर्श की गुणवत्ता दोनों के लिए एक चुनौती है। सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में। हाँ, उमर खालिद और शर्जील इमाम वाला मामला। जी, उनकी और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिर टल गई है। हाँ, अब 22 सितंबर की तारीख दी है कोर्ट ने। इस मामले पर सबकी नजरें क्यों टिकी हैं? ये इतना अहम क्यों है? देखिए, ये मामला कई वजहों से अहम है। पहला तो इसमें UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। हाँ, वो कठोर कानून। जी, उस कठोर कानून के तहत आरोप लगे हैं जिसमें जमानत मिलना वो काफी मुश्किल होता है। हाँ। दूसरा, ये मामला CA के विरोध प्रदर्शनों और उसके बाद हुए दंगों की पृष्ठभूमि में है, तो ये राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है। बिल्कुल। और तीसरा, इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विरोध का अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा, इनके बीच संतुलन का एक पेचीदा कानूनी सवाल शामिल है। तो इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो भविष्य में UAPA मामलों में जमानत के मानदंडों को प्रभावित कर सकता है। अच्छा, जमानत से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ये प्रक्रिया से जुड़ा है शायद। हाँ, प्रक्रियात्मक पहलू से। कोर्ट ने कहा है कि हाई कोर्ट अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के बाद उसी आदेश को वापस लेकर या रिकॉल करके जमानत नहीं दे सकता।
ये थोड़ा तकनीकी है, जरा आसान शब्दों में समझाएंगी? जरूर। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी ठीक है। और कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, मतलब जमानत नहीं दी। ओके। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि हाई कोर्ट बाद में ये नहीं कह सकता कि ओ हमसे गलती हो गई, हम अपना पुराना खारिज करने वाला आदेश वापस लेते हैं और अब जमानत देते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं हो सकता। हम नहीं कर सकते। नहीं, एक बार आदेश जारी हो गया तो उसे बदलने की एक तय प्रक्रिया है, जैसे कि पुनर्विचार याचिका, जिसे रिव्यू पिटीशन कहते हैं। हाँ, रिव्यू पिटीशन। या फिर आप ऊपरी अदालत जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट में अपील करें। आप बस पुराने आदेश को रिकॉल करके पलट नहीं सकते। तो इसका मकसद क्या है? ये नियम क्यों जरूरी है? स्थिरता। देखिए, इसका मकसद है न्यायिक प्रक्रिया में स्थिरता और निश्चितता लाना। अच्छा, स्थिरता और निश्चितता। हाँ, अगर अदालतें अपने ही फाइनल ऑर्डर्स को आसानी से बदलने लगेंगी तो फिर तो फैसलों की कोई अहमियत ही नहीं रह जाएगी, है ना? भ्रम फैलेगा। जी, ये न्यायिक अनुशासन और फैसलों की अंतिमता, मतलब फाइनलिटी के सिद्धांत को बनाए रखने के लिए जरूरी है। और ये पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के किसी फैसले के संदर्भ में कहा गया। हाँ, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ऐसा ही एक असामान्य आदेश दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रद्द करते हुए ये स्पष्टीकरण दिया है। समझ गया। चलिए अब जरा कॉर्पोरेट जगत और रेगुलेशन की तरफ चलते हैं। हाँ। अडानी समूह के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। जी हाँ, सेबी से। हाँ, बाजार नियामक सेबी ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए कुछ प्रमुख आरोपों में, खासकर लोन लेन देन से जुड़े आरोपों में, उन्हें क्लीन चिट दे दी है। ये कितना बड़ा घटनाक्रम है? ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा घटनाक्रम है। आपको याद होगा, पिछले साल हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अडानी समूह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। हाँ बिल्कुल, बाजार में काफी उथल पुथल मची थी। जी, उनमें संबंधित पार्टी लेन देन, मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस में हेरफेर और लोन की जानकारी छुपाने जैसे आरोप शामिल थे। इससे समूह के शेयरों में भारी गिरावट आई थी। सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड इन आरोपों की जांच कर रहा था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कहने पे भी जांच हो रही थी। बिल्कुल। अब सेबी ने अपनी जांच में पाया है कि अडानी समूह ने इन मामलों में, मतलब इन विशिष्ट आरोपों में, नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। ये संबंधित पार्टी लेन देन क्या होता है आसान भाषा में? इसका मतलब होता है समूह की ही एक कंपनी का अपनी दूसरी सहायक कंपनी या प्रमोटरों या डायरेक्टरों से जुड़े लोगों के साथ किया गया कोई सौदा या लेन देन। अच्छा। नियम ये कहते हैं कि ऐसे लेन देन पूरी पारदर्शिता के साथ और उचित मूल्य पर होने चाहिए। हाँ। और इनकी जानकारी शेयरधारकों को दी जानी चाहिए, ताकि कोई अंदर का आदमी गलत फायदा ना उठा ले। बिल्कुल, ताकि कंपनी के अंदरूनी लोग उसका गलत फायदा ना उठा सकें। हिंडनबर्ग का आरोप था कि अडानी समूह ने ऐसे लेन देन के जरिए नियमों को तोड़ा है, जिसे सेबी ने अब अपनी जांच में सही नहीं पाया। जी, कम से कम इन लोन वाले मामलों में तो नहीं। तो इस क्लीन चिट के क्या मायने हैं? हाँ, क्या मतलब अब सब ठीक हो गया माना जाए? देखिए, ये अडानी समूह के लिए एक बड़ी कानूनी और संस्थानिक जीत तो है ही। हाँ, वो तो है। इससे निवेशकों का भरोसा शायद कुछ हद तक बहाल हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट में और भी कई आरोप थे। अच्छा, और भी थे? हाँ, और कुछ मामलों में जांच शायद अभी भी चल रही हो। साथ ही इस फैसले पर बाजार और विशेषज्ञों की प्रतिक्रियाएं वो मिली जुली हो सकती हैं। कुछ लोग इसे रेगुलेटर की निष्पक्ष जांच मानेंगे, तो कुछ शायद जांच की गहराई पर सवाल उठाएं। लेकिन हाँ, फिलहाल इन विशिष्ट आरोपों पर सेबी की क्लीन चिट अडानी समूह के लिए बेहद अहम है। चलिए अब एक ऐसे अदालती फैसले की बात करते हैं जिसका सीधा संबंध सामाजिक ताने बाने और पारिवारिक जिम्मेदारियों से है। हाँ, कौन सा? कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ इसलिए कि पत्नी कमा रही है, पति उसे भरण पोषण देने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। ओहो, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूंगी प्रगतिशील टिप्पणी है। हाँ, ऐसा लगता है। अक्सर ये दलील दी जाती है अदालतों में कि अगर पत्नी आत्मनिर्भर है, कमा रही है, तो पति को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में एक बेरोजगार पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को 4,000 रुपए महीने का भरण पोषण देने का आदेश दिया। 4,000 रुपए महीना? और पति बेरोजगार था? हाँ, पति का कहना था कि वो बेरोजगार है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये उसकी मर्जी का चुनाव है, न कि मजबूरी। कोर्ट का ये कहना कि मर्जी का चुनाव लगता है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि कोर्ट को शायद ऐसा लगा कि पति जानबूझकर कोई काम नहीं कर रहा है
ताकि उसे पत्नी को गुजारा भत्ता न देना पड़े। ओह, कोर्ट ने एकदम साफ किया कि पति की कानूनी, सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, खासकर तब जब वो अलग रह रहे हों। तो पत्नी का कमाना इस जिम्मेदारी को खत्म नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोर्ट ने कहा कि पत्नी का कमाना पति को उसकी इस मूल जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर देता। हाँ, ये हो सकता है कि भरण पोषण की रकम तय करते समय पत्नी की आय को ध्यान में रखा जाए। अच्छा, रकम तय करने में। हाँ, लेकिन जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं मिलती। ये फैसला उस सोच को चुनौती देता है कि कमाने वाली महिला को पति से किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। ये वाकई एक अहम फैसला है। और आखिर में एक ऐसी टिप्पणी पर बात करते हैं जो कानून के दायरे से निकलकर इतिहास, शिक्षा और संविधान तक जाती है। जस्टिस नरीमन की टिप्पणी। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंगटन नरीमन। उन्होंने इतिहास को विकृत करने, खासकर मुगल बादशाह अकबर को सिर्फ एक अत्याचारी शासक के रूप में दिखाने पर चिंता जताई है। जी, जस्टिस नरीमन अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने एक कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि इतिहास को मतलब चुनिंदा तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश करना, हाँ, खासकर ऐतिहासिक शख्सियतों को केवल नकारात्मक रूप में दिखाना, वो संविधान में निहित बंधुत्व यानी फ्रेटर्निटी के सिद्धांत के खिलाफ है। फ्रेटर्निटी के खिलाफ उनका इशारा किस तरफ था? उनका इशारा इस तरफ था कि जब हम इतिहास को इस तरह पेश करते हैं कि एक समुदाय नायक और दूसरा खलनायक लगे, तो इससे समाज में दरारें पड़ती हैं। और उन्होंने अकबर का ही उदाहरण क्यों दिया? क्या वजह हो सकती है? शायद इसलिए कि अकबर को अक्सर भारत के इतिहास में एक समावेशी और सहिष्णु शासक के रूप में देखा जाता रहा है। हाँ, दीन इलाही और सुलह कुल की नीति वगैरह। जी, जिन्होंने विभिन्न धर्मों के बीच संवाद बनाने की कोशिश की। जस्टिस नरीमन का कहना था कि अगर हम उनके शासनकाल की जटिलताओं और सकारात्मक पहलुओं को नजरअंदाज करके उन्हें सिर्फ एक क्रूर विजेता के तौर पर दिखाते हैं, तो हम इतिहास के साथ अन्याय करते हैं। हाँ, न केवल इतिहास के साथ अन्याय करते हैं बल्कि वर्तमान समाज में भी एक तरह से गलत संदेश भेजते हैं। उनका तर्क था कि ऐतिहासिक मूल्यांकन संतुलित होना चाहिए, संदर्भ आधारित होना चाहिए। ये तो वाकई सोचने वाली बात है कि इतिहास की व्याख्या का हमारे आज पर, हमारे समाज पर क्या असर पड़ता है। बिल्कुल, जस्टिस नरीमन की टिप्पणी हमें याद दिलाती है कि इतिहास सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है। यह हमारी पहचान, हमारे आपसी रिश्ते और हमारे भविष्य की दिशा को भी प्रभावित करता है। शिक्षा और सार्वजनिक विमर्श में इतिहास को कैसे प्रस्तुत किया जाए, ये एक जिम्मेदारी भरा काम है जो संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो ये थी पिछले 2 दिनों की कुछ चुनिंदा कानूनी खबरें जिन पर हमने थोड़ी गहराई से बात की। हाँ, सिख समुदाय के अधिकारों से लेकर अदालती प्रक्रिया, कॉर्पोरेट जगत, पारिवारिक जिम्मेदारियां और इतिहास तक। हाँ, कानून का दायरा वाकई बहुत वसी है, हर पहलू को छूता है। सही कहा। हमने देखा कि कैसे अदालतें और नियामक संस्थाएं व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सरकारी जवाबदेही, सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों जैसे मतलब बुनियादी सवालों से जूझ रही हैं। हर फैसला, हर टिप्पणी अपने पीछे एक कहानी छोड़ जाती है और आगे के लिए एक दिशा भी। तो इन सब बातों पर गौर करने का निचोड़ क्या है? यही कि ये कानूनी घटनाक्रम सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम सबके जीवन को, हमारे समाज को और हमारे अधिकारों को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। इसलिए इनके बारे में जानना और समझना जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज सुनने के लिए आपका धन्यवाद। और जाते जाते एक सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। जस्टिस नरीमन की टिप्पणी और सीजेआई की टिप्पणी पर हुए विवाद के संदर्भ में जरा सोचिए, इतिहास की व्याख्या और अदालती कार्यवाही की रिपोर्टिंग, इन दोनों में तथ्यात्मक सटीकता और जिम्मेदार विमर्श का संतुलन कैसे साधा जा सकता है, ताकि समाज में समझ बढ़े, ना कि ध्रुवीकरण। जी बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा।